हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समावेशी विषय से समावेशी पाठ योजना नामक टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक समावेशी जो लेसन प्लान है, पाठ योजना है, उसका निर्माण कैसे होता है और उसके अंतर्गत कैसे हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि क्लास में जो बाधित बच्चे हैं वो और सामान्य बच्चे, उन सबका समावेशन कैसे हो सके और हमारी टीचिंग कैसे इफ़ेक्टिव हो सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये बहुत ही मेहनत से वीडियो आपके लिए तैयार किया हुआ है। ये जो टॉपिक है लेसन प्लान का, सामान्यतः आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को तो बहुत ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है समावेशी शिक्षा में पाठ योजना। तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि समावेशी शिक्षा अपने अंदर विस्तृत पाठ्यक्रम समायोजन हेतु कक्षागत परिस्थितियों के साथ साथ अधिगम समावेशन में सहायता प्रदान करने वाली रणनीतियों को समाहित किए हुए है। समावेशी शिक्षा में यह माना जाता है कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य शिक्षण के दायरे से ऊपर उठकर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। समावेशी पाठ योजना समावेशी अनुदेशन के लिए एक उचित दिशा निर्देश प्रस्तुत करती है। तो देखिए, कहा गया है कि समावेशी शिक्षा अपने अंदर विस्तृत पाठ्यक्रम समायोजन हेतु कक्षागत परिस्थितियों के साथ साथ अधिगम समावेशन में सहायता प्रदान करने वाली रणनीतियों को समाहित किए हुए है। तो जो समावेशी शिक्षा है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि समावेशन, जिसमें जो हमारे बाधित बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, दोनों एक साथ मिलकर के कक्षागत परिस्थितियों में वो अध्ययन करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से उनका भी समावेशन होता है। तो इसमें यही कहा गया। और इसके लिए कक्षागत परिस्थितियों के साथ साथ अधिगम समावेशन, तो अधिगम समावेशन क्या है कि जो सामान्य बच्चों के साथ भी एक बाधित बच्चा बैठ कर के सीख सके, ये उसका अधिगम समावेशन में सहायता प्रदान करने वाली रणनीतियों यानी स्ट्रेटजी को वो अपने में समाहित किए हुए हैं। अब स्ट्रेटजी में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कि आप कैसे क्या करते हैं, विधि हैं, जो भी आप उस समय टेक्निक अपनाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो आगे क्या कहती है कि समावेशी शिक्षा में माना जाता है कि विशिष्ट बालक, देखिए जो स्पेशल चाइल्ड है, विशिष्ट बालक है, उसमें प्रतिभाशाली बालक भी हमारे आते हैं और जो हमारे डिसेबल चाइल्ड हैं, इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यही कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य शिक्षण के दायरे से, तो जो विशिष्ट बालक होगा उसकी क्या डिमांड होगी, वो थोड़ी सी अलग डिमांड होगी। अब ये अलग डिमांड क्या होती है? अलग डिमांड ये है कि एक सामान्य बच्चा जो जिन स्थितियों में सीखता है, उन स्थितियों में एक विशिष्ट बालक जो हमारा है, जो थोड़ा सा किसी कारणवश बाधित है, वो किसी कारणवश उसको सीखने के लिए सामान्य स्थितियों में वो नहीं सीख सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा सामान्य स्थितियों से हट करके कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यही है कि विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य शिक्षण के दायरे से ऊपर उठकर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम समावेशी उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, एक समावेशी पाठ योजना समावेशी अनुदेशन इंस्ट्रक्शन के लिए एक उचित दिशा निर्देश भी प्रस्तुत करती है। तो जब हम एक पाठ योजना, समावेशी पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ये कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे बच्चों तक ज्ञान पहुंचाना है, इसका एक उचित दिशा निर्देश भी प्रस्तुत करती है। यहाँ पर एक समावेशी पाठ योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है, जिसके माध्यम से समावेशी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो देखिए, इसमें एक यहाँ पर हम आपके सामने एक समावेशी पाठ योजना की एक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, और जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे,
कि इनकी बच्चों की जो इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनकी हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक पिरामिड बनता है, एक ग्राफ बनता है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं समावेशी योजना पिरामिड। समावेशी पाठ योजना एक योजना पिरामिड को प्रस्तुत करती है, जिसमें 3 स्तरों को बताया गया है। तो एक पिरामिड के रूप में ग्राफ होता है, जिसमें विभिन्न स्तरों को समझाया गया है। तो उसको आइए हम देखते हैं। देखिए आप एक ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें विभिन्न पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ऊपर स्टूडेंट्स है, नीचे इंस्ट्रक्शन है, टॉपिक है, टीचर है और 3 लेयर दी हुई हैं, जिसमें पहला है, नीचे से हम चलते हैं कि व्हाट ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न। सेकंड में देखिए व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स विल लर्न और व्हाट सम स्टूडेंट्स विल लर्न। ये योजना पिरामिड में हम नीचे से चलते हैं। तो पहले में ये है कि व्हाट ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न, क्या सभी छात्र सीखेंगे। सेकंड है व्हाट मोस्ट स्टूडेंट विल लर्न, क्या अधिकतर छात्र सीखेंगे। और व्हाट सम स्टूडेंट विल लर्न, क्या कुछ छात्र सीख। तो इस तरह देखिए इसमें 3 लेयर बताई गई हैं। इन 3 लेयरों के को हम आगे इसका डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आगे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला स्तर है अधिगम स्तर, जो कि पीछे बताया गया कि यह योजना पिरामिड है, 3 स्तरों को रखता है, यानी 3 स्टेप में काम करता है। तो इसका पहला स्टेप क्या है, लर्निंग स्टेप मतलब लेवल है। पहला है लर्निंग लेवल यानी अधिगम स्तर। इसमें क्या कहा गया है, तो आइए समझते हैं। कहा गया है कि समावेशी पाठ योजना पिरामिड 3 अधिगम स्तर रखता है, यानी कि ये अधिगम स्तर में भी 3 स्टेप हैं। तो पहला क्या बताया गया है कि प्रथम स्तर जो योजना पिरामिड का आधार है, वह यह प्रस्तुत करता है कि क्या सभी छात्र सीखेंगे। जो आपने देखा था पीछे कि व्हाट ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न, तो ये पहला स्तर बताता है। दूसरा है कि स्तर यह प्रस्तुत करता है कि अधिकतर छात्र क्या सीखेंगे, तो यही बताया गया था व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स विल लर्न। और तीसरा स्तर ये प्रस्तुत करता है कि कुछ छात्र क्या सीखेंगे, तो व्हाट सम स्टूडेंट्स विल लर्न। इस तरह करके ये 3 चीज़ें बताता है कि क्या सभी छात्र सीखेंगे, क्या कुछ छात्र सीखेंगे या अधिकतर छात्र सीखेंगे, इस तरह की बताता है। ठीक है, तो आगे इसमें कहा गया कि समावेशी पाठ योजना पिरामिड का प्रमुख ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि सभी छात्र सीख सकते हैं, लेकिन सभी सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अधिगम स्तर है, इस पिरामिड का जो पहला स्तर है, तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, वो सभी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सामान्य बच्चों से अलग है, लेकिन वो सब क्लास में हमारे छात्र तो है ना, इसलिए अब हमारे सामने ये मतलब स्तर आता है कि, या यूँ कहें कि एक प्रश्न सामने आता है कि क्या सभी छात्र सीखेंगे, यानी कि जो हम समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं सभी बच्चों को, तो क्या वो सभी छात्र सीखेंगे या अधिकतर छात्र क्या सीखेंगे। अब जब आपने कोई चीज़ प्रस्तुत करी, यह सोचकर कि सभी छात्र सीखेंगे, तो अब उसमें से एक चीज़ आता है कि उसमें से क्या अधिकतर छात्र ही सीखेंगे, और लास्ट में होता है कि कुछ छात्र ही सीखेंगे। लेकिन हमारा योजना पिरामिड इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सभी सीख सकते हैं, लेकिन सभी सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं कि वो बच्चे सामान्य बच्चों से थोड़ा सा अलग हैं, इसलिए उनकी एक खास डिमांड है, और हमको इस बात पर उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए भी अपना जो स्ट्रेटजी है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, वो अपनानी है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा गया कि सभी तो सीख सकते हैं, लेकिन सभी सीखने तैयार नहीं होते। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, इसीलिए समावेशी पाठ योजना पिरामिड अनुदेशन देने से पूर्व शिक्षक के सामने 3 प्रश्न रखता है। जो सिखाया जा रहा है उसमें से कितना सीखने की आशा की जा सकती है। जो ये है ना, क्या सभी छात्र सीख सकते हैं, तो यही है कि कितना सीखने की आशा की जा सकती है, और अधिकतर छात्र को सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ छात्रों द्वारा क्या सूचना प्राप्त की जा रही है। भाई हमारा लेक्चर सामान्य चल रहा है, लेकिन बच्चे वो विभिन्न प्रकार के हैं, उनकी अपनी अलग अलग नीड्स है, तो उनके आधार पर यह है क्या सभी से आशा की जा सकती है, कुछ को सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये हमारे सामने प्रश्न बन करके आते हैं। तो जब हम कोई भी शिक्षक, या मान लीजिए आप
टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपके सामने ये एक प्रश्न बनकर आता है। फिर क्या है कि योजना पिरामिड एक संगठित उपकरण है, ठीक है, जो इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि अधिक से अधिक छात्रों को अनुदेशन प्राप्त हो, है ना? तो इसमें यही है कि ये एक ऐसा संगठित जो योजना पिरामिड है, जिसमें सभी बच्चों के सीखने के लिए अनुदेशन प्रदान किया जाता है। किसी भी बच्चे को किसी सीमा में या किसी अवसर में नहीं बांधा जाता है कि ये उस सीमा तक नहीं सीख सकेगा या उसके लिए एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें ये प्रयास किया जाता है कि जो प्रथम स्तर है योजना पिरामिड का और जो लास्ट का स्तर है उसमें उद्दीपन बना रहे, यानी प्रथम से लेकर लास्ट तक उद्दीपन बना रहे। उद्दीपन का मतलब एक सीखने की परिस्थिति बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम शुरू में तो अपना इंटरेस्ट बनाएं, बच्चे का इंटरेस्ट उससे जोड़ें, अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करें, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा क्या हो, इंटरेस्ट या उसके अंदर की जो एक उत्तेजना है, उत्सुकता है, वो कमने लगे और बच्चा जो है उससे अलग हो जाए, जो हम टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं उससे वो अलग हो जाए। ऐसा नहीं है। ये पाठ योजना थोड़ी सी सामान्य पाठ योजनाओं से अलग होती है। इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही हम जो भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है, सीखने की जो उसमें परिस्थितियां हैं, उद्दीपन जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, टीचिंग की भाषा में, तो वो जो उद्दीपन प्रथम स्टेप से ले करके थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप तक बना रहे, जिससे कि इसके द्वारा क्या होगा कि बच्चा हमारे साथ कनेक्ट रहेगा। और इसके लिए इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे की जो छात्रों को उसकी रुचि वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। बालक को सिर्फ उसके शैक्षिक स्तर से नहीं आंका जाता है, बल्कि उसकी रुचि, योग्यता, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ जो प्रकरण है उसकी भिन्नता के आधार पर पाठ योजना जो प्रकरण दर प्रकरण, टॉपिक वाइज टॉपिक जो है निर्मित की जानी चाहिए। तभी बच्चा जो है समावेशित हो सकता है सामान्य बच्चों के साथ। जब हम शिक्षण करते हैं उसको भी सीखने के कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए इसमें ये प्रथम स्तर था, अब हम सेकंड स्तर की ओर चलते हैं। तो सेकंड स्तर में बताया गया है कि पाठ योजना पिरामिड के मुख्य बिंदु। इसमें मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया है कि पाठ योजना जो हमारा पिरामिड है उसके मुख्य बिंदु क्या है, यानी मेन फीचर्स क्या हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए देखते हैं कि यह इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षक अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाए, और साथ ही मदद करता है कि शिक्षक अपने अधिगम अनुभवों से जुड़े हुए तत्वों का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाए। तो जो पीछे प्रश्न था कि क्या सभी सीखेंगे, क्या अधिकतर सीखेंगे, क्या उसमें से कुछ सीखेंगे, तो ये सीखेंगे तब ना जब हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। लेकिन प्रभावी कैसे होगा, तो इस बात पर इसमें विशेष रूप से जोर दिया जाता है। कैसे जोर दिया जाता है कि प्रभावी बनाने के साथ साथ यह भी मदद करता है कि अपने अधिगम अनुभवों से जुड़े हुए तत्वों। जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो भी स्ट्रेटजी अपनाता है तो उसमें उसके कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी जुड़े होते हैं कि कैसे जो है हम अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें। तो जब वो अपने अनुभवों को इसमें जोड़ता है, जैसे जो है ना कि अधिगम अनुभव जुड़े हुए तत्वों जो फैक्टर्स हैं उसके लर्निंग एक्सपीरियंस के, उनको भी ऐड करता जाता है। भाई रोज़ वो बच्चों को देखता है, क्लास में भी देखता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपको एट अ टाइम जो है स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ती है। जैसी हमारी टीचिंग सिचुएशन होती है उसके आधार पर हम चेंज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप होता है कि आज हमने एक ये नई चीज़ करी तो इससे क्या हुआ कि बच्चों को थोड़ा क्लियरिटी मिली और वो और ज़्यादा सीख सके और कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। तो यहाँ पर उसको एक अनुभव मिलता है। तो ऐसे अनुभव उसको रोज़ जो है टीचिंग के दौरान मिलते रहते हैं, तो उनका भी वो जो है ऐड करता जाता है, वो अपनी स्ट्रेटजी में उनको भी जगह देता है। और इसके अंतर्गत शिक्षक प्रकरण अनुदेशन अभ्यास की जो हमारा टॉपिक है उससे उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम कैसे दे रहे हैं, ये अभ्यास है। और बैठक व्यवस्था कि जो क्लास में जो बच्चों को हम बैठाते हैं, तो देखिए समावेशी क्लास में इस बात को क्या है कि पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी क्लास में कौन ऐसा विशेष आवश्यकता वाला चाइल्ड है,
उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो बैठक व्यवस्था में क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को हम ऐसी जगह पर बैठाते हैं जहाँ पर हमारा इन पर थोड़ा सा टेंशन बना रहे, हम देख सकें कि ये हमारी बात को समझ रहे हैं, इन तक बात पहुँच रही है, क्या है कैसा है, और उनको अपने शिक्षण से जोड़े रहें। तो बैठक व्यवस्था में ऐसी छोटी मोटी चेंजिंग कर दी जाती है, तो ये भी एक प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप होता है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम अपने टीचिंग के जो लेवल है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाने में थोड़ा सा मदद ले सकते हैं, और उसकी मदद से हम अपने लर्निंग को प्रभावशाली बना सकते हैं, टीचिंग को, और बच्चों को सीखने के लिए अधिक से अधिक अपने टीचिंग के साथ जोड़ सकते हैं, शिक्षण के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ योजना पिरामिड के ये मुख्य बिंदु हैं कि कैसे हम इफ़ेक्टिव बनाएं, और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम अपने जो लर्निंग हमारे एक्सपीरियंस हैं उससे जुड़े हुए जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम अपनी टीचिंग में अगर ऐड कर लें तो और इफ़ेक्टिव बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें टॉपिक से जुड़े हुए जो हमारे अन्वेषण अभ्यास, मतलब जो इंस्ट्रक्शन देने के तरीके हैं, उनमें भी सुधार समय समय पर करते जाते हैं, बैठक व्यवस्था पर भी सुधार करते हैं। तो ये सारे मिलकर के हमारे अधिगम अनुभवों को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, सहायक होते हैं, जिससे कि हमारी टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्या होता है, इफ़ेक्टिव बनता है। और वो उससे जो भी हमारे इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं, बाधित चाइल्ड हैं, वो और सामान्य बच्चे हैं, वो सब एक साथ उनका समावेशन होता है, और वो परिस्थिति अधिगम जो समावेशन अधिगम परिस्थिति है वो क्लास में क्रिएट होती है। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा पाठ योजना पिरामिड का जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, समायोजन। तो समायोजन एक प्रकार का सामंजस्य है, कैसा, जिसका निर्माण शिक्षक और विद्यालय वातावरण के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य बालक के लिए अधिगम स्तर को बढ़ाना और समावेशी बालक के लिए एक समावेशी सामाजिक समायोजन का माहौल तैयार करना होता है। तो देखिए पहले क्या था, अधिगम स्तर। अधिगम स्तर पे हमने 3 प्रकार के स्तरों को देखा कि क्या सभी बच्चे क्या सीखेंगे, अधिकतर बच्चे क्या सीखेंगे और कुछ बच्चे क्या सीखेंगे। तो उनके लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद जो हमारे मुख्य बिंदु थे कि हमें फोकस किस पर करना है, तो फोकस ये करना है कि हम कैसे अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, कक्षा की बैठक व्यवस्था में भी सुधार कर सकते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन जो टॉपिक से जुड़ा हुआ रिलेटेड जो हमारा अनुदेशन है उसमें भी हम टॉपिक वाइज के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते थे। ये वो उसके मुख्य बिंदु थे। लेकिन इसके साथ ही साथ इन सारी परिस्थितियों से बालक का समायोजन कैसे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बने, इसके लिए यहाँ पर जो है एक समायोजन का स्तर बताया गया है। इस पाठ्य योजना में जो समावेशी पाठ्य योजना आप देख रहे हैं उसमें यही बताया गया है कि समायोजन एक प्रकार का सामंजस्य है, अंडरस्टैंडिंग कहें है, कैसी, जिसका निर्माण शिक्षक और विद्यालय वातावरण, तो जो अध्यापक है वो और जो हमारे संपूर्ण विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर है वो सभी के द्वारा एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जिससे कि समावेशी बालक का समायोजन हो सके और उसके अधिगम स्तर का जो लेवल है वो भी बढ़ सके। देखिए सिर्फ जो है समावेशी शिक्षा में सिर्फ शिक्षक ही नहीं मदद कर सकता, उसका पूरा विद्यालय वातावरण जो है वो ऐसे बच्चों के लिए सहयोगी होता है, उनका सपोर्ट करता है, तभी उनका सामाजिक समायोजन हो पाता है। अब इसके अंतर्गत शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रयासों, जैसे अभिभावकों का सहयोग, जो बच्चा हमारी क्लास में कमज़ोर है, किसी कारणवश कमज़ोर है, उसके अंदर सामान्य बच्चों जैसी क्षमताएं नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके गार्जियंस का सहयोग लेते हैं। सहयोग कैसे लेते हैं, उनको भी इस बात के लिए प्रमोट करते हैं कि बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान दें, उसकी सहायता करें, उसकी कमियों को समझें। ठीक है। दूसरा, शिक्षण विधियों बदलाव, और जो विद्यालय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने टीचिंग मेथड पर बदलाव करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सामान्य सी चीज़ होती है कि जब हम पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी लिख लेते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमा होते हैं, स्लो होते हैं। तो जब टीचर आपके सामने किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहा होता है तो वो एक चीज़ को कई बार रिपीट करता है, या जब कोई चीज़ आपको लिखने के लिए देता है या बोलता है तो भी वो एक लाइन को कई बार रिपीट करता है। तो उसका अर्थ क्या है, सिर्फ यही अर्थ होता है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कम समझ रहे हैं या कम गति से लिखते हैं उनको भी अवसर मिल सके।
कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ तेज़ बोल लिखने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ बोलें या समझाएं, तो ऐसा नहीं है। हम उस चीज़ को रुक रुक करके बार बार स्पष्टीकरण दे करके समझा करके इसीलिए समझाया जाता है, बोला जाता है, जिससे कि जो धीमे से समझ रहे हैं या जिनकी गति थोड़ा सा स्लो है सामान्य बच्चों से, वो भी उनको भी समझने का मौका मिल सके और वो भी अपना कार्य कर सके, है ना। और क्या लिखा है कि कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन का माहौल बनाकर बालकों का समायोजन करना। अब कक्षागत परिस्थितियों में भी हम जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी इस बात के लिए प्रमोट करते हैं कि ये जो हमारे साथ बच्चे हैं जो किसी कारणवश कमज़ोर हैं उनकी मदद करें, उन्हें नोट्स उपलब्ध कराएं। अगर किसी कारणवश वो नहीं लिख सकें तो उन्हें नोट्स उपलब्ध कराएं। अगर उनमें कोई कमी है तो उनका कोई मजाक या माहौल मजाक न उड़ाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं जो सहयोगी हो, सपोर्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें जो है समायोजन बना करके हम ऐसे बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनका सामाजिक समायोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर समायोजन के अंतर्गत ये कहा गया है। अब देखिए आगे है निर्देशन। अब निर्देशन से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो अभी अब बात हुई कि समावेशी माहौल, है ना, तो समावेशी माहौल कैसे बनेगा कक्षागत परिस्थितियों में। तो वहाँ पर एक समावेशी माहौल बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, निर्देशन है, जिन्हें एक शिक्षक ध्यान में रखता है। और वो क्या है तो 1 बाय 1 आप देख ही रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि निर्देशन के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर निर्देशन दिया जाता है। पहला है शांतिपूर्ण कक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना। तो अगर हमें जो इम्पेयर्ड चाइल्ड हैं, जो बाधित बच्चे हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में बैठे हुए हैं, अब उन्हें सीखने के लिए एक समावेशन का माहौल तैयार करना है, तो सबसे पहले क्या आवश्यक है कि शांतिपूर्ण कक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना। तो हम क्या करेंगे, अपनी कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, ज़्यादा शोरगुल नहीं होगा, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, है ना। एक ऐसा सहयोगी माहौल होगा जिससे कि वो सीखने के लिए प्रेरित हो सके। दूसरा है श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना। तो देखिए टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए हमको कुछ टीचिंग एड्स TLM का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें कुछ श्रव्य हैं तो कुछ दृश्य सामग्रियां हैं। तो इस तरह हम टीचिंग मटेरियल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट है, मॉडल है, कोई चलचित्र है, कोई टेबल रिकॉर्ड, ये श्रव्य दृश्य सामग्रियों का भी प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तीसरा है कि स्पष्ट और नियत गति से व्याख्यान देना। अभी मैंने क्या कहा कि अगर हम बोलते हैं तो वो एक रुक करके ठहर करके स्पष्ट करते हुए इस तरह चलते हैं। तो वही एक स्पष्ट, आपकी भाषा स्पष्ट हो, जो भी आप उसमें मैटर डाल रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चा भ्रमित ना हो। और एक नियत गति से व्याख्यान देना है कि एक आप सधी हुई गति से व्याख्यान दें, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमा, सभी को सीखने का अवसर उपलब्ध हो सके, आवाज़ सब तक पहुंच सके, स्पष्ट होकर, ये सारी चीज़ें। चौथा मौखिक और लिखित दिशा निर्देश देना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज़ बच्चों को नोट करा रहे हैं, उसमें से कोई चीज़ नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप उसको मौखिक रूप से भी वर्बल भी समझा सकते हैं या लिखित रूप में भी समझा सकते हैं। दूसरा अगला है व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण छात्रों के स्तर को ध्यान में रख कर देने। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टीचिंग के दौरान कि व्याख्यान का जो प्रस्तुतिकरण का लेवल है, जो भी हमारे लेक्चर प्रेजेंटेशन का लेवल है, वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेंटल स्टेटस, कि जो छात्र का, स्टूडेंट का जो मेंटल स्टेटस है उसके अनुसार हमें किसी भी टॉपिक को प्रस्तुत करना होता है। तो हमको एक ऐसा स्तर बनाकर चलना होता है जिसमें कि सभी बच्चे समझ सकें और सभी उससे कनेक्ट होकर के सीख सकें। फिर अगला है कि श्याम पट कौशल का प्रयोग करना। जो हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल है उसका भी अच्छे से प्रयोग करना आना चाहिए। ब्लैक बोर्ड स्किल जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग के क्षेत्र में होती है और इसको डेवलप सभी स्टूडेंट को जो अपने प्रशिक्षण के दौरान होते हैं उन्हें करना चाहिए, ताकि जब वो क्लास में टीचिंग करें तो उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो सके। तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी ऐसी टिपिकल चीज़ें आ जाती हैं जो जहाँ पर आपको लगता है कि इसका, या अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ में तो श्याम पट प्रयोग होता ही है, साइंस में भी लगातार यूज होता रहता है ना। लेकिन बीच में जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं, उसमें कठिन शब्द आते हैं तो उनको लिखिए, श्याम पट में लिखिए, उनके अर्थ को लिखिए, स्पष्ट लिखिए, बड़े अक्षर में लिखिए, प्रभावी रूप में लिखिए, सुंदर लिखिए, जिससे कि बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। उस कोई ग्राफ है तो उसे ड्रा कीजिए,
इस तरह श्याम पटकौशल का प्रयोग करके एक अच्छा सा सीखने का वातावरण माहौल भी क्रिएट किया जा सकता है। अगला नंबर क्या है कि एक निश्चित रणनीति का प्रयोग करना। तो एक हमको अपनी निश्चित जो स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पर बनाकर रखना होता है कि क्लास में हम किस तरीके से अपने सारे कार्यों को अंजाम देंगे। तो ये निर्देशन थे। अगला आप देख रहे हैं कि संगठन। संगठन के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं जो आपको दिख रही हैं कि बालक को दिया गया कार्य संगठित और स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ से संगठन का तात्पर्य ये है कि जो भी हम कार्य करें, बच्चे को दें, वो कार्य बिल्कुल एक संगठित हो, एक क्रम में हो, एक ऑर्डर में हो, जिससे कि उसको बीच में कोई गैप ना उत्पन्न होने पावे और स्पष्ट हो। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या कराया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर और संगठित होनी चाहिए। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, जो फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। देखिए, जो बच्चा कमज़ोर होता है, हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसको जो है बहुत संकोची टाइप का हो, वो हर चीज़ में अपने को पीछे रखता हो। तो वहाँ पर क्या है, ऐसे बच्चों को सपोर्ट देना होता है। अगर वो छोटा सा ही प्रयास करते हैं तो उनको एक पॉजिटिव फीडबैक, गुड, अच्छा, बेटर दे सकते हैं। इसके बाद है अक्षम बालकों को कार्य पूरा करने के लिए, इसमें थोड़ा गलत टाइप हो गया, अधिक समय देना, सॉरी। तो जो अक्षम बालक हैं, जो अक्षम बालक मतलब यही है कि जो सामान्य बालकों की अपेक्षा कमज़ोर हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा तेज़ी से नहीं लिख पा रहा है तो उसको थोड़ा सा आपने टाइम अधिक दिया, कोई चीज़ रुक कर समझाने लगे तो इस बीच में उसने बगल वाले से देख कर के लिख लिया। या मान लीजिए आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसकी उंगली, हाथ की उंगली एक कम है, तो अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं तो 5 से 10 मिनट जो है उसको अतिरिक्त दे सकते हैं, क्योंकि उसका हाथ डिसेबल है। इस कारण उसको आप टाइम दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगला है कि स्पष्ट और निश्चित कार्य माहौल उपलब्ध कराना। स्पष्ट और निश्चित कार्य माहौल जो है आप क्लास में बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे, जिसमें कि जो भी हम कार्य देंगे बच्चे को वो क्या होगा, क्लियर होगा और निश्चित होगा कि आपको यहीं तक ही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना। देखिए, संगठन में ये सारी बातें आती हैं कि जो भी कार्य दिया जाए वो संगठित हो, स्पष्ट हो, सकारात्मक प्रतिपुष्टि दी जाए, अक्षम बालकों को थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाए और स्पष्ट और निश्चित माहौल उपलब्ध हो। अब देखिए, अगला हमारे सामने है मूल्यांकन। तो जब संगठन हो गया, अब मूल्यांकन कैसे करें, तो इसमें ये कहा गया कि छात्रों के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रस्तुत करना, कि छात्रों ने आपके द्वारा जो भी क्लास में आपने प्रेजेंट किया है उसमें उसने कितना अर्जित किया, कितना गेन किया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। अब मूल्यांकन के लिए आप बच्चे से या तो प्रश्न पूछ सकते हैं या उससे कोई टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, या कुछ किसी भी तरीके से आप अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। सफलता प्रतिशत को स्पष्ट करना, कि कितने बच्चों ने आपके द्वारा कही हुई बात को समझा, जाना, वो इस स्थिति में है कि बता सकते हैं। जैसे प्रश्न था किस क्या सभी सीखेंगे, क्या कुछ सीखेंगे, है ना, क्या अधिकतर सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यही है, सफलता प्रतिशत को स्पष्ट करना, कितने परसेंट के कितने रहे, कितने उससे नीचे रहे या कितने उससे ज़्यादा रहे, ये चीज़। परिणाम को सामूहिक रूप से स्पष्ट करना, कि जब हम बच्चों को उसका रिजल्ट बताते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो क्या है, सब पूरी क्लास में बताते हैं, जिससे कि एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों को उनकी उपलब्धि से अवगत कराना, तो छात्र ने जितना भी कार्य किया, जैसे पॉजिटिव फीडबैक था ना, जितना भी कार्य किया है उससे जो है उसको अवगत कराना, जिससे कि वो ये जान सके कि उसकी स्थितियाँ क्या हैं और उसने कितना जो है कार्य किया है, कहाँ उसने अच्छा किया, कहाँ कम रह गया, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के दौरान स्पष्ट करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि जो है वो अपना समावेशन बनाने में मदद कर ले सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि जो जांच सूची थी, है ना, जो अब निर्देशन था, उसके आधार पर हम एक पाठ योजना का निर्माण आसान हो जाता है और फिर हम एक पाठ योजना का निर्माण करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया कि समावेशी पाठ योजना पिरामिड और अधिगम के विभिन्न स्तरों तथा समावेशन संबंधी जांच सूची को सभी, मतलब जो भी चीज़ शुरू से आपने देखी, पिरामिड जिसमें उसके 3 स्तर थे, अधिगम स्तर था, फिर उसके केंद्र कुछ मुख्य बिंदु थे, फिर समायोजन था, ये उसके 3 मुख्य स्तर थे। उसके बाद विभिन्न स्तरों तक समावेशन संबंधी जो निर्देशन की एक जांच सूची थी, शांतिपूर्ण वातावरण बनाना,
पॉजिटिव फीडबैक देना, ये सारी बातें थी, उनको ध्यान में रख करके क्या करते हैं, एक संक्षिप्त पाठ योजना का निर्माण करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक संक्षिप्त पाठ योजना का निर्माण करते हैं जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर जो लेसन प्लान का फॉर्म है, जो सामान्य लेसन प्लान आप लोग बनाते हैं उससे ये कुछ हट कर है। तो यहाँ पर है, इसमें तमाम हेडिंग्स हैं, आप देख रहे हैं, डेट है, क्लास पीरियड है, यूनिट है, मटेरियल्स है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस है और होमवर्क असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है हम पहले डेट डालते हैं, जैसे हम सामान्य लेसन प्लान में डेट डालते, अपना क्लास शो करते हैं और जो यूनिट जो हम पढ़ा रहे हैं वो करते हैं। फिर जो हमारा मटेरियल्स है, कौन सा क्या टॉपिक है, क्या कैसा है, वो इसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद जो की बिंदु हैं, मुख्य शब्दावलियां हैं, उनका प्रयोग लिखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम जो है अपना फिल करते हैं। और फिर लेसन प्लान का जो फॉर्म है वो क्या है, व्हाट सम स्टूडेंट विल लर्न। यहाँ पर इस बात को मेंशन करते हैं कि व्हाट सम स्टूडेंट विल लर्न, कि वो क्या सभी छात्र सीखेंगे। सामने देखिए कुछ लाइंस दी हुई हैं, वहाँ पर जिस प्रकार हम प्रस्तुतिकरण में लिखते हैं, जब आप सामान्य लेसन प्लान बनाते हैं आप, तो प्रस्तुतिकरण का बिंदु होता है, व्याख्यान वगैरह करते हैं, वहाँ पर कुछ संक्षेप में लिखते हैं। इसी तरह इधर पर भी संक्षेप में हम लिखते हैं, उसको शो करते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ उसके अंतर्गत होती है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी क्रम होता है, जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ उसको कोई भी टॉपिक प्रस्तुत करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या कैसे होगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर संक्षेप में मेंशन करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर पहला स्टेप। देखिए अब देखिए इसका जो अलग से पार्ट था, चूँकि इसमें ये फॉर्म एक साथ नहीं आ रहा था, तो इसका जो आधा सेकंड पार्ट है वो आपके सामने दिख रहा है कि व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स विल लर्न और व्हाट ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न। तो ये इसमें सामने जो पार्ट है वहाँ पर हम सारी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को लिखते हैं संक्षेप में। जैसे सामान्य लेसन प्लान में हम मुख्य बिंदु बनाते हैं, 3 से 6 बिंदु बनाते हैं, इसी तरह इसमें 3 स्टेप हैं और उन स्टेपों के अंतर्गत हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं या हम जो बच्चों को बताएंगे, जिस स्तर पर बताएंगे, जिस सीक्वेंस में बताएंगे, वैसे ही उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, संक्षेप में लिखेंगे। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर समावेशी पाठ योजना को समझा। समावेशी पाठ योजना के अंतर्गत हमने योजना पिरामिड को समझा, उसमें जितने भी स्तर थे, अधिगम स्तर, उसके केंद्र बिंदु और समायोजन, ये तो 3 प्रमुख स्तर थे, इनको समझा। इसके बाद कैसे एक सीखने के माहौल को तैयार किया जाता है, तो उसमें निर्देशन जो गाइडलाइंस थी उनके अंतर्गत हमने जो बिंदु थे उन्हें समझा, फिर संगठन को समझा और मूल्यांकन समझा। साथ ही साथ फिर हमने इसका जो एक टीचिंग फॉर्म था, लेसन फॉर्म था, उसे भी जाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो टॉपिक है इसको क्लियर करने में आपको मदद मिली होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ये समावेशी लेसन प्लान है जो कि सामान्य लेसन प्लान से थोड़ा सा हट करके होता है, इसलिए इसमें आपको कुछ नई चीज़ें देखने, जानने को और समझने को मिली होंगी। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।